इस फिल्म की कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसके अंदर सिक्स सेंस की पावर थी। वो अपने सिक्स सेंस से दूसरे लोगों के दुख दर्द को देख पाता था। पर क्या होता है जब उसको उसी के किसी अपने के बारे में पता चलता है? आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है होम्यूनकुलस, जिसकी कहानी सेम नाम के एक जापानीज मैंगा सीरीज पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत में हम नोकोशी नाम के एक होमलेस आदमी को रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं। उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और उसने एक हादसे में अपनी याददाश्त खो दी थी, इसलिए वो अपना सारा सामान अपनी कार में लेकर इधर उधर मारा मारा फिरता रहता था। रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए उसके पास एक क्रेडिट कार्ड थी जिसे उसकी कंपनी ने दिया था। एक समय था जब नोकोशी के पास नौकरी भी थी और छोकरी भी, पर कोरोना पेंडेमिक के चक्कर में उसने दोनों गंवा दी। क्रेडिट कार्ड के पैसे भी अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाले थे और इस बात से नोकोशी बहुत ही ज्यादा परेशान था। एक दिन एक मेडिकल स्टूडेंट मनाबू उसके पास आता है और उसे एक स्कीम के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक टर्पेंटेंशन नाम की एक सर्जरी करने वाला हूँ जिसके लिए मुझे आदमी की तलाश है। उसके बदले में मैं उस आदमी को 7 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। नोकोशी पूछता है कि उस सर्जरी में करना क्या होगा, तो मनाबू कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस खोपड़ी में छोटा सा होल करना है बस। इतना सुनते ही नोकोशी का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये स्कीम, तुम किसी और को ढूंढ लेना। मनाबू कहता है कि तुम एक बार ठंडे दिमाग से मेरी स्कीम के बारे में सोचना, मैं दोबारा तुमसे मिलने आऊंगा। अगली सुबह जब नोकोशी पब्लिक बाथरूम में अपने दांत घिस रहा होता है तब पुलिस वाले उसकी कार को उठाकर ले जाते हैं क्योंकि उसकी कार नो पार्किंग में पार्क की हुई थी। अब नोकोशी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी कार को छुड़वा पाता, इसलिए वो मनाबू की बात मानकर उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। मनाबू उसे अपने घर ले जाता है जहाँ उसने एक सीक्रेट क्लिनिक बना रखी थी। साथ ही साथ वहाँ कई सारे और पेशेंट्स की रिपोर्ट्स और फोटोज भी थी जिस पर मनाबू ने एक्सपेरिमेंट किया था, पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाया क्योंकि मनाबू के एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते तक चलने वाले थे। पर यह बात वो नोकोशी को उस वक्त नहीं बताता। वहाँ वो नोकोशी के माथे पर ड्रिल मशीन से एक होल बनाता है। अगले सीन में जब नोकोशी की नींद खुलती है तब वो अपने कार में था जिसे पुलिस वाले से मनाबू ने छुड़वा लिया था। उसके माथे पर बैंडेज लगी हुई थी और साथ ही साथ कुछ पैसे भी रखे हुए थे, जिसका मतलब है कि मनाबू ने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे दिया है। शाम को जब नोकोशी मनाबू से मिलने एक बार में जाता है तब उसे पता चलता है कि मनाबू अगले 7 दिन तक उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। इसके बाद जब नोकोशी अपनी कार की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और उसकी आंखों में धूल चली जाती है। उसी वक्त जैसे ही नोकोशी अपनी एक आंख को मलने के लिए आंख बंद करता है वैसे ही उसकी सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है। उसे अपने आसपास के लोग काफी अजीब दिखने लगते हैं। कोई उसे पेपर के जैसा पतला नजर आता है तो किसी ने कपड़े ही नहीं पहने होते हैं। नोकोशी की हवाइयाँ उड़ने लगती है और वो घबराहट के मारे एक आदमी से टकरा जाता है जो कि उसे एक मेगा रोबोट की तरह लग रहा था। उस आदमी के बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और एक खोपचे में ले जाते हैं। वहाँ वो आदमी नोकोशी की उंगलियां काटने ही वाला होता है कि तभी नोकोशी उससे कहता है कि तुम अपनी उंगलियां काट रहे हो। दरअसल ये सब नोकोशी के सिक्स सेंस की वजह से हो रहा था, पर उसे अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था। वो तुरंत मनाबू को कॉल करके इन सब के बारे में बताता है और घर जाकर उसे ड्राइंग्स बनाकर भी दिखाता है जैसा कि लोग उसे दिख रहे थे। तब मनाबू बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी एक्सपेरिमेंट सफल हो रही थी। वो नोकोशी को होम्यूनकुलस के बारे में समझाते हुए कहता है कि इस पावर से तुम्हें जो लोग अंदर से जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे और तुम किसी भी इंसान के कैरेक्टर को आसानी से समझ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हें यह भी पता चल पाएगा कि वो इंसान वैसा क्यों बना। अगले दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ मनाबू की नजर एक हाई स्कूल स्टूडेंट एना पर पड़ती है। वो उसके साथ जाकर बातें करने लगता है। इधर नोकोशी अपने सिक्स सेंस से जब देखता है तब उसे एना एक सैंड मॉन्स्टर की तरह दिखती है जिसके साथ मनाबू की सेटिंग हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी एना वहां से उठकर चली जाती है, पर इस दौरान मनाबू ने एना की फोन चुरा ली थी और उसे वो नोकोशी को देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना जरूर। रात में नोकोशी जब अपने कार में बैठा एना की फोन को चेक कर रहा होता है तभी 2 लोग उसे किडनैप करके उसी आदमी के पास ले जाते हैं जो कि उस दिन खोपचे में उसकी उंगली काटने वाला था। वो आदमी दरअसल एक डॉन था और वो नोकोशी से पिछली रात के बारे में पूछता है। तब नोकोशी एक आंख बंद करके उसे उसके अंदर के रोबोट के बारे में बताता है। रोबोट का नाम सुनते ही वो आदमी चौंक जाता है और कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है जहां हम उस डॉन के बचपन को देखते हैं। एक दिन वो अपने कजिन के साथ एक रोबोट को लेकर झगड़ रहा होता है। झगड़ा करते करते अचानक उस डॉन के हाथों से उसके कजिन की उंगली कट जाती है। हालांकि डॉन ने जानबूझकर ये नहीं किया था, पर उसे उस बात का गम आज तक सता रहा था। वो नोकोशी से वादा करता है कि आज से वो गुंडागर्दी छोड़कर गांधीगिरी करेगा और अपने गिल्ट को मिटाने के लिए वो अपनी एक उंगली भी काट लेता है ताकि हिसाब बराबर हो सके। रात में नोकोशी के पास उस लड़की का कॉल आता है जिसकी फोन मनाबू ने गायब कर दी थी। थोड़ी देर बाद एना नोकोशी की कार में आकर बैठ जाती है। एक आंख बंद करके देखने पर नोकोशी को एना के अंदर का सैंड मॉन्स्टर दिखता है जो कि सेक्स का भूखा था और वो नोकोशी को अपनी भूख मिटाने के लिए लगातार इनवाइट किया जा रहा था।
ऊपर से एना बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, पर नोकोशी को पता था कि उसे क्या चाहिए, इसलिए वो उसके साथ कार में ही उसकी भूख को शांत करने में लग जाता है। नोकोशी ने उस डॉन और एना के गिल्ट को मिटाने में उनकी मदद करी थी, इसलिए उसके अंदर भी उन दोनों की तरफ गिल्ट होने लग गई थी। वो इस बारे में मनाबू को बताने उसके हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात वेटिंग हॉल में बैठी एक लेडी से होती है। सिक्स्थ सेंस से देखने पर उस लेडी का फेस बिल्कुल फ्लैट नजर आता है, जिसे देखकर नोकोशी की फट जाती है। मनाबू फिर उसे अपने घर ले जाता है और कहता है कि जरूर तुम्हारा उस लेडी से कोई कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें अंदर से गिल्टी फील हो रहा है, तुम याद करने की कोशिश करो। पर नोकोशी ने अपनी याददाश्त खो दी थी, उसे कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो अपनी कार में जाकर कुछ ढूंढने लगता है। वहाँ उसे एक कार्ड मिलता है, जिसे देखते ही उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे वो एक रात बार में उसी हॉस्पिटल वाली लड़की से मिला था, जिसका नाम ननाको है। वो कार्ड भी ननाको की ही थी, जिसमें अभी नोकोशी रह रहा था। वो तुरंत ननाको को ढूंढने निकल जाता है। ननाको से उसकी मुलाकात उसी हॉस्पिटल के बाहर होती है, पर वो नोकोशी को पहचान नहीं पाती, क्योंकि उसने भी किसी हादसे में अपनी याददाश्त खो दी थी। अब धीरे धीरे नोकोशी को अपना बीता हुआ कल याद आने लगता है और वो ननाको को अपने घर ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक साथ रहा करते थे। वहाँ ननाको एक रेड ड्रेस देखती है। उस ड्रेस को देखते ही उसे भी कुछ याद आने लगता है और वो रोने लग जाती है। तब नोकोशी उसे शांत करवाता है और दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब नोकोशी की नींद खुलती है, तब उसे ननाको के माथे पर भी वही होल दिखाई देता है, जैसा कि ठीक उसके माथे पर था। इसका मतलब यह है कि मनाबू ने उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए थे। वो तुरंत मनाबू के पास जाता है, पर उस वक्त मनाबू अपने घर में नहीं था। थोड़ी देर बाद नोकोशी को मनाबू का कॉल आता है और पूछने पर वो कहता है कि हाँ, मैंने ननाको के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। नोकोशी की सिक्स्थ सेंस ने अब काम करना बंद कर दिया था। उसके बारे में वो मनाबू को बताता है, जिस पर मनाबू कहता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़े ही दिनों में ननाको को भी अपना बीता हुआ कल याद आ जाएगा और तब वो तुम्हें छोड़ देगी। बात करते करते मनाबू ननाको के घर पहुंच गया था, जिसे ननाको पहचान लेती है। मनाबू उसे चिहिरो नाम से बुलाता है, जिसका मतलब ननाको का असली नाम चिहिरो था। इधर नोकोशी अपने अंदर के सिक्स्थ सेंस को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए खुद से ही माथे में ड्रिल कर देता है और उसका सिक्स्थ सेंस वापस से काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है, तब सबसे पहले अपने सिक्स्थ सेंस की मदद से वो ननाको को स्कैन करता है, जिसका फेस अब फ्लैट नहीं बल्कि नॉर्मल दिख रहा था। इस बात का एक ही मतलब था कि ननाको को अपना पास्ट याद आ गया था। नोकोशी उसे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो रोते हुए कहती है कि मैं वही हूँ जिसकी वजह से ननाको की जान गई थी। कहानी कुछ साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम चिहिरो को अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ते हुए देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड कार ड्राइव कर रहा होता है, पर झगड़े की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और सामने से आ रहे ननाको और नोकोशी को उड़ा देता है। उस एक्सीडेंट में चिहिरो और नोकोशी तो बच गए थे, पर दोनों ने ही अपने अपने पार्टनर को हमेशा के लिए खो दिया था। उसी हादसे की वजह से दोनों ने अपनी याददाश्त भी खो दी थी, पर प्रेजेंट डे में दोनों को सब कुछ याद आ चुका था। इधर मनाबू भी नोकोशी से मिलने आता है। तब नोकोशी उसके अंदर अपने सिक्स्थ सेंस से देखता है, तो उसे मनाबू का शरीर पानी के पुतले की तरह दिखाई देता है, जिसके अंदर एक गोल्डफिश तैर रही थी। गोल्डफिश का नाम सुनते ही मनाबू रोने लगता है और अपने बचपन के गिल्ट के बारे में बताते हुए कहता है कि जब मैं छोटा था, तब मेरे पापा के पास एक गोल्डफिश थी। वो हर वक्त उसी गोल्डफिश के साथ लगे रहते थे, पर मुझे वो गोल्डफिश जरा भी पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन मैंने उस गोल्डफिश की जार को गिराकर उस मछली को मार डाला, जिसका गिल्ट आज तक मेरे अंदर है। अब क्योंकि मनाबू का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था, इसलिए वो इस बार खुद के माथे पर ड्रिल करके अपने सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट कर देता है। दूसरी तरफ चिहिरो और नोकोशी ने एक दूसरे को अपना लिया था, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने पार्टनर्स को उस मनहूस रात के अंधेरे में खो दिया था। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।